हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की केमिस्ट्री से चैप्टर सॉल्यूशन को। इससे पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं सॉल्यूशन के टाइप्स, कंसंट्रेशन टर्म्स और हेनरीज लॉ यानी कि सॉल्युबिलिटी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर, जिसमें आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे रॉल्ड्स लॉ को। तो चलिए शुरू करते हैं। वेपर प्रेशर क्या टर्म है, इसका मतलब क्या होता है। आप एक सिचुएशन कंसीडर करिए बेटा। सबसे पहले आपने एक कंटेनर ले लिया। अब देखिए वेपर बनते कहते हैं कैसे हैं। वेपर जो टर्म है वो क्या होती है, एक कंटेनर में आपने कुछ लिक्विड यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, ले लिया है। अब लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने का मतलब क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल हैं वो अपने लिक्विड फेज़ को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, गैशियस फेज़ में चले जाते हैं, यानी कि वेपर्स बन जाते हैं। होता है ना ऐसा ही। तो ये वेपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे ही नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर। लेकिन देखिए अगर ये कंटेनर ओपन रहेगा तो वेपर तो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। कंटेनर के अंदर आप कोई भी प्रेशर कंसीडर नहीं कर पाएंगे। तो बेटर टू क्लोज दिस कंटेनर। इस कंटेनर को हम क्या मान लेते हैं कि ये एक क्या है, क्लोज्ड कंटेनर है। अब देखिए बेटा, किसी भी कंटेनर में अगर आपने कोई भी चीज़ फिल की हुई है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं सरफेस और दूसरा सरफेस के नीचे वाला जो भी मैटर है उसे कहा जाता है बल्क। और जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन इज ऑलवेज अ सरफेस फिनोमिना, यानी सरफेस से होने वाली चीज़ है ये। यानी पार्टिकल वो इवेपोरेट होंगे जो कि सरफेस पर होंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे, देखिए कंसीडर करिए एक पार्टिकल आपका यहाँ पर है, ठीक है, कोई पार्टिकल ए है इसी लिक्विड का जो कि बल्क में है। अब बल्क में इसके ऊपर यहाँ से भी इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहने का मतलब है चारों तरफ से है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पर है वो चारों तरफ से बाइंडेड नहीं है दूसरे पार्टिकल से, वो ऊपर वाली साइड से फ्री है। तो इस पार्टिकल का अपने फेज छोड़कर वेपर फेज में जाना आसान है कंपैरेटिवली, लेकिन इसका क्या है, मुश्किल है। इसीलिए इवेपोरेशन हमेशा कहाँ से होता है, सरफेस से होता है। ठीक, एक जो सरफेस है वो सारे इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर जो नई सरफेस बनेगी वो इवेपोरेट हो जाएंगे, और ऐसे ही सरफेस से ये फिनोमेना जो है चलता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसा होने के बाद इस क्लोज कंटेनर में जैसे ही यहाँ पर बहुत सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो ये वेपर्स एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, और इसी प्रेशर को आप क्या नाम दे देते हैं, वेपर प्रेशर नाम दे देते हैं। तो वेपर प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, वेपर प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर exerted due to vapors above liquid surface। किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर वेपर्स की वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर नाम देते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम एक टर्म कंसीडर करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि जो वेपर प्रेशर है, अब जब इवेपोरेशन का ये जो भी फिनोमिना चलता है, अब कंटेनर आपने कैसा माना था, क्लोज्ड माना था। उस कंटेनर में क्या होगा, जब वेपर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अब बाहर जाने का तो रास्ता है नहीं। क्या होगा, वो वेपर वापस से कहाँ आना शुरू हो जाएंगे, नीचे की तरफ। और नीचे तो क्या ही था, लिक्विड था। तो वेपर्स का वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। पहले क्या शुरू हुआ था, इवेपोरेशन शुरू हुआ था, और जब वेपर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। यानी ये एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर जो आपके वेपर्स हैं वो वापस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में, एंड दैट इज नोन एज कंडेंसेशन।
तो ये एक इक्विलिब्रियम वाली चीज़ है कि लिक्विड पहले किस में चेंज हो रहा था, वेपर्स में, और वेपर्स किस में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में। इस वाली जो स्टेट है उसको क्या कहते हैं हम, इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम आने से पहले ही जो प्रेशर मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं कोई भी वेपर, वो कर चुके होते हैं। क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, यानी जिनकी वजह से वेपर प्रेशर घटता है या फिर बढ़ता है। सो लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। सबसे पहला फैक्टर हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए लिक्विड पर बिल्कुल ही मैटर करता है भाई, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रोंग होता है, ऐसे में वेपर बनना मुश्किल है। कई लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, तो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे आप कंसीडर करते हैं ना, मान के चलिए आपके पास एक तरफ वाटर है, एक तो आप वाटर का इवेपोरेशन देखेंगे कि कितना जल्दी हो रहा है या नहीं। एक आपके पास क्या है, एसीटोन है। एसीटोन देखा है ना, देखा हो तो जो थिनर होता है या रिमूवर जो होता है, पेंट रिमूवर, वो एसीटोन ही होता है बेसिकली। आपने देखा होगा लेकिन जानकारी नहीं होगी उसके बारे में, अदरवाइज लैब में बहुत कॉमनली मिल जाता है। एसीटोन बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, वाटर उतना जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वाटर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर क्या कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए वाटर में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल को चारों तरफ से 4-4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने घेरा हुआ होता है, तो उसको तोड़ के निकल पाना इट लिटिल बिट डिफ़िकल्ट। लेकिन एसीटोन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, CH3COCH3, दिस इज एसीटोन बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें एक ही है, अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल आएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, डेफिनेटली करेगा, बट चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया एज कंपेयर टू वाटर, जिसकी वजह से ये जल्दी इवेपोरेट होगा और ये क्या है, धीरे इवेपोरेट होगा। तो ऐसे डिपेंड करता है लिक्विड टू लिक्विड कि किसके वेपर जल्दी बनेंगे, किसके वेपर जो है धीरे से बनेंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जितना, पहला हमने क्या लिखा था, नेचर ऑफ लिक्विड, और नेचर ऑफ लिक्विड में आप इसका क्या ही कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ग्रेटर इज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, लेसर विल बी वेपर प्रेशर। बताइए क्लियर है, यहाँ तक इतना हो जाएगा। सेकंड जो हम फैक्टर की बात करने वाले हैं दिस इज टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का तो बहुत ही बड़ा रोल है, आपने देखा भी होगा 9th क्लास में चीज़ें आ जाती हैं कि गर्मियों में क्या होता है, इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है, सर्दियों में या फिर रेनी सीजन के कंपैरिजन में इवेपोरेशन क्या होता है, धीरे होता है। ऐसा ही है ना, क्योंकि गर्मियों में रीज़न क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, पार्टिकल्स के आपस का जो फोर्स है, इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और पार्टिकल जल्दी क्या होना शुरू हो जाएंगे, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न। तो बेटा जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वेपर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है, यहाँ तक आ जाते हैं हमारे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के टर्म्स में बात करें, किसके वेपर बन सकते हैं या किसके वेपर नहीं बन सकते। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो अगर आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंसीडर करेंगे तो दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर मतलब वेपर्स कितने बन रहे हैं और सॉल्यूट के कितने बन रहे हैं। तो अगर उस चीज़ को कंसीडर करके चलें तो सॉल्यूशन आपका 2 तरह का हम मानते हैं। क्या क्या, एक होता है वॉलेटाइल
एक होता है नॉन वोलेटाइल। देखिए ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर मैटर भी ले सकते हैं, आप लिक्विड भी ले सकते हैं, दो तरीके का होता है। वोलेटाइल किसको कहते हैं? विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स, या फिर जिसकी वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है उसे कहते हैं वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होगा? विच डू नॉट हैव टेंडेंसी टू इवेपोरेट या फिर टू फॉर्म वेपर्स। जिसके वेपर नहीं बन सकते उसे बोलेंगे नॉन वोलेटाइल, जिसके वेपर बन सकते हैं उसे कहेंगे वोलेटाइल। अब वोलेटाइल में क्या आता है? लिक्विड्स आते हैं, गैसेस तो ऑलरेडी वेपर फेज में होती हैं, ठीक है। लिक्विड आप कंसीडर कर सकते हैं, लाइक वाटर है, ठीक है, एसीटोन है, अल्कोहल है, बहुत सी चीज़ें हैं। और नॉन वोलेटाइल में बेटा मोस्टली आते हैं हमारे सॉलिड्स। सॉलिड्स के तो वेपर नहीं बन सकते क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सॉलिड में आप क्या कंसीडर करते हैं? जब भी आप कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे ग्लूकोज, एग्जाम्पल में आपको मोस्ट ऑफ क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिल सकता है, सुक्रोज मिल सकता है, यूरिया मिल सकता है। तो दीज ऑल आर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स किसी भी सॉल्यूशन के, जिनके वेपर नहीं बन सकते हैं। क्लियर? तो जब आप इनके बारे में डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, इसके लिए फटाफट से कंसीडर करते हैं एक प्योर सॉल्वेंट, एक प्योर सॉल्यूट। ये दोनों का जब अलग अलग वेपर प्रेशर बनेगा बेटा, तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे? जब दोनों को अलग अलग इवेपोरेट किया जा रहा हो तो पी नॉट से डिनोट करेंगे वेपर प्रेशर किसका? सॉल्वेंट का, पी नॉट ए से, और पी नॉट बी से डिनोट करते हैं बेटा सॉल्यूट का। आप ए बी की जगह पर 1 2 भी कंसीडर कर सकते हैं। सॉल्वेंट इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट, तो इसके लिए हमेशा इसको ए या 1 से डिनोट किया जाता है। सॉल्यूट आपका दूसरा कंपोनेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसको बी या फिर 2 से डिनोट किया जाता है। और अब सिचुएशन लेते हैं जब दोनों को मिक्स कर दिया जाए। मिक्स करने के बाद क्या होगा? दोनों के वेपर्स भी मिक्स होंगे, ठीक है। तो अब उनके जो वेपर प्रेशर बनेगा, ये तो क्या था? इन प्योर फॉर्म, जब दोनों को अलग अलग लिया जा रहा हो, और मिक्स करने के बाद इन मिक्सचर आपका वेपर प्रेशर डिनोट किया जाएगा पी ए और पी बी से। और टोटल वेपर प्रेशर आप कैसे दिखाएंगे? डाल्टन्स लॉ था ना, पार्शियल प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर आप किससे दिखाएंगे बेटा? P विल बी पी ए प्लस पी बी, ठीक है। जब आपने सॉल्यूशन बना लिया है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, तो उसका ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या होगा कि जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का प्रेशर, वेपर प्रेशर ऐड कर दिया जाए। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर है इसको आप कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही फेमस सा लॉ है, दैट इज रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है? रॉल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में वेपर pressure of a component in a solution will be equal to product of vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of that component. Mole fraction of that component. रॉल्ट्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जब आप पार्शियली यानी 2 हैं 3 हैं कंपोनेंट, जब सारे कंपोनेंट का अलग अलग वेपर प्रेशर देखते हैं
तो वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, किस किस की मल्टीप्लाई के, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कब, जब वो प्योर स्टेट में था, और मल्टीप्लाई करेंगे उससे उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। तो बेटा या तो आप ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिए, या फिर एक शॉर्ट फॉर्म भी ये भी होती है कि उसका वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब उस प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो हटाने के बाद कांस्टेंट जो है वो उसके प्योर फॉर्म में जो भी वेपर प्रेशर था उसी के इक्वल आता है। यानी इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि अगर मैं सॉल्वेंट का कंसीडर कर रही हूँ तो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए इंटू काई ए के। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं कि पी ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। इस प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो देयर विल बी अ कांस्टेंट दैट इज के कांस्टेंट आएगा, और के कंपोनेंट के लिए निकालेंगे तो पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू में काई बी। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या था, डाल्टन लॉ कहता था कि जब आपके सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हैं और सबका अलग अलग वेपर प्रेशर आपको पता हो, +1 में आता था ना ये लॉ, तो आप टोटल प्रेशर निकालने के लिए सबके पार्शियल प्रेशर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो P टोटल किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के। तो पी ए कितना है बच्चों, पी नॉट ए इंटू में काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू में काई बी। तो ये आ जाता है हमारा रॉल्स लॉ। अब बुक में थोड़ा घुमा फिरा के इसको कुछ दिया होता है कि अगर आप यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को थोड़ा सा चेंज करके लिख दें तो क्या होगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इट रियली डजेंट मैटर। तो यहाँ तक बताइए क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा इसके ग्राफ की। रॉल्स लॉ में ग्राफ आता है आपके पास, ग्राफ में लेते हैं हम दो चीज़ें, एक तो पार्शियल प्रेशर और दूसरा क्या, मोल फ्रैक्शन। तो जैसे मैंने ये ग्राफ कंसीडर कर लिया है, यहाँ पर मैं लूँगी फर्स्ट कंपोनेंट का, यहाँ पर मैं लूँगी सेकंड कंपोनेंट का। तो सेकंड कंपोनेंट के लिए भी एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए बेटा जहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट का 1 अगर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन 1 होता है तो सेकंड कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर सेकंड कंपोनेंट का 1 होता है तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। जानते हैं ना, याद है कि नहीं है कि मोल फ्रैक्शन टोटल सॉल्यूशन का क्या ही होता है, 1 होता है, टोटल ही 1 होता है। अगर एक का 1 हो गया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको बढ़ाते जा रहे, किसी एक पॉइंट पर हमने कंसीडर कर लिया पी नॉट ए हमारे पास आ गया। तो बेटा पी नॉट ए अगर इधर से इधर चलेंगे हम तो क्योंकि दूसरा कंपोनेंट आ गया है तो पी नॉट ए की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर आप पी नॉट बी को कंसिडर कर रहे हैं तो ए की तरफ आते आते इसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर तो मैक्सिमम अमाउंट किसका है, फर्स्ट कंपोनेंट का, और यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट किसका है, सेकंड कंपोनेंट का। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी ये हमको बताएगी एक कंपोनेंट के बारे में, विच इज़ पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। और ये वाली जो इक्वेशन होगी, ये वाली जो लाइन हमारी आई है, ये बताएगी सेकेंड इक्वेशन को, दैट इज़ पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो इन दोनों का सम वो लाइन जो है वो दिखा रही है। सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंपल। अगर यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट ले रहे हैं सेकंड को 0 करेंगे, सेकंड कंपोनेंट ले रहे हैं फर्स्ट को 0 करेंगे। एक की वैल्यू इस पॉइंट पर मैक्सिमम है तो उधर मिनिमम हो जाएगी, यहाँ मैक्सिमम है तो यहाँ क्या हो जाएगी, मिनिमम। और दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो दिखाएगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये तो थी चीज़ें किसके लिए, जब आपका सॉल्यूट कैसा था, वोलेटाइल था, जिसके वेपर बन सकते थे। अब कंसिडर करते हैं जब आपका सॉल्यूट कैसा आ जाए बेटा, नॉन वोलेटाइल आ जाए। अब नॉन वोलेटाइल में हमने क्या लिया, सेकंड जो कंडीशन थी दैट इज वेपर प्रेशर व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल।
नॉन वोलेटाइल यानी जब आपका सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, चीज़ें तो वही रहेंगी। अब यहाँ पर क्या होता है, थोड़े से एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है कंसीडर कर लिया पहले सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। एक तो देखिए ये वाला सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के पार्टिकल है, जब आप इसको अकेले इवेपोरेट करेंगे बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब जल्दी तो नहीं, जो भी इसका रेट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, दूसरी कंडीशन में यहाँ पर ये जो हमारा सॉल्वेंट था जो कि लिक्विड फॉर्म में था, जिसके पार्टिकल हैं बेटा ए, क्योंकि हम ए से इसको डिनोट कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने इसको ए दिखा दिया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है बी को भी, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो अब सरफेस पे कुछ पार्ट तो बी का भी रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए, ठीक है। जब ए जो है, ए तो इवेपोरेट हो गया, ए इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन बी तो इवेपोरेट नहीं हो सकता। तो इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा या उतना ही होगा, सोचिए एक बार। अब जैसे ये वाली लेयर इवेपोरेट कर गई तो इसके नीचे भी ए के पार्टिकल हैं, इनके बाद ये वाले इवेपोरेट करते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है कि ए इवेपोरेट कर गया, बी हो नहीं पा रहा है। अब बी क्या करेगा, जो नीचे वाले पार्टिकल है उनके लिए भी एक ऑब्स्टिकल बन जाएगा, यानी एक रुकावट बन जाएगा कि नीचे वाले ए पार्टिकल को भी इवेपोरेट नहीं होने दे रहा है। यानी यहाँ पर जितने वेपर बन रहे हैं यहाँ पर उतने नहीं बन पा रहे हैं। कंपैरेटिवली यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो पी नोट ए का वेपर प्रेशर कितना रहेगा, ज़्यादा रहेगा एज़ कंपेयर टू पी ए के, जब आपका सॉल्वेंट मिक्सचर में है और जब आपका सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है। तो प्योर फॉर्म में वो ज़्यादा वेपर बना रहा है, क्योंकि दूसरा कोई कंपोनेंट इवेपोरेट होने के लिए नहीं है, तो रोकने के लिए भी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इसको इसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। तो इसको कहते हैं बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए चेक करते हैं कि रॉल्स लॉ ने क्या दिया है। रॉल्स लॉ तो अपना वही रहेगा कि जब भी किसी भी कंपोनेंट का आप पार्शियल प्रेशर लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर जब वो प्योर फॉर्म में था और उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हमारा एक ही कंपोनेंट वेपर बना रहा है, तो कायदे से तो रिलेशन यही आना चाहिए, क्योंकि बी तो वेपर बना ही नहीं रहा है, वेपर नहीं बना रहा है, तो पी नोट बी क्या रहा, ज़ीरो रहा। अब ये ज़ीरो रहा तो ये वाली पूरी टर्म यानी कि पी नोट बी इंटू में काई बी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बेटा वो भी इतना ही रहेगा जितना कि ए ने वेपर्स बनाए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन में बी भी तो है, कहीं ना कहीं तो बेचारे को उसको भी जगह चाहिए ना। अभी मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन ए का और बी का किसके बराबर होता है, 1। तो अगर हम इस रिलेशन में यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो वो क्या होता है, ये होता है। और अगर a की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1 माइनस काई b आएगा। तो हम a वाले की जगह पर इसको एक बार रख देते हैं, रख देंगे तो क्या रहेगा, देखिए रिलेशन p नोट a इंटू 1 माइनस काई b। मल्टीप्लाई कर देते हैं p नोट a को अंदर, पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू में काई बी। अब यहाँ पर इस वाली टर्म को इस तरफ ले आते हैं, इधर माइनस है, यहाँ पर आएगी तो प्लस में लिखी जाएगी इंटू काई बी, और इसको मैं ले जाती हूँ उस तरफ पी नोट ए माइनस पी ए। अब देखिए ये वाली जो टर्म है, सोचिए इसको ध्यान से, पी नोट ए यानी कि ए का वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट में, पी ए यानी कि ए का वेपर प्रेशर जब वो सॉल्यूशन में था, दोनों में माइनस है, बीच में माइनस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। और डिफरेंस कब क्रिएट किया जाता है, जब दोनों चीज़ें अलग अलग हो और ज़्यादा में से कम को माइनस किया जाता है।
तो ये यानी प्योर का ज़्यादा था, जैसे ही वो उसमें सॉल्यूट ऐड हुआ तो उसका वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। क्यों कम हुआ वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो इसे कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर का कम होना। अब मैं इसको थोड़ा और चेंज करके लिखूँ, अगर मैं यहाँ से सिर्फ एक्स बी की वैल्यू मुझे चाहिए हो तो मैं इसको लिखूँगी बेटा पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा तो नीचे डिवाइड में। ये हमारा छोटा सा अच्छा सा रिलेशन आ गया है जिसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ, या फिर इन रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आ जाता है हमारा रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, और यही है हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चंस, यानी कि PYQs रिलेटेड टू रॉल्ट्स लॉ। ज़्यादातर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से पूछे जाते हैं, और डिस्कस करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहिए। थैंक्स।